जीजू ने मुझ पर ऐसी टिप्पणी की कि उसे सुनकर मैं चौंक गई थी। वह बोले, तुम तैयार होकर आती हो तो तुम तो तुम्हारी दीदी जैसी ही लगती हो। मुझे भी तुम जैसी ही पत्नी की उम्मीद थी। जब मैं उस बंद कमरे में जीजू की वह मेरी शारीरिक बनावट पर की गई प्रतिक्रिया सुनी तो मैं बहुत डर गई। उनका हाथ मेरी ओर बार बार बढ़ रहा था। उन्होंने कहा, तुम्हें और सुंदर दिखने के लिए मैंने कुछ तरकीब अपनाई है, उसके लिए मुझे अपने हाथ से चेक करना होगा। तब उन्होंने अचानक मेरी ओर हाथ बढ़ाया और मेरा नाम मोनिका है। मैं मात्र 20 साल की उम्र में ही मुझे मेरा यौवन मिला था। मेरी शारीरिक वृद्धि मेरी उम्र से अधिक हो गई थी और शायद इसी वजह से मेरी माँ मुझे पंजाबी ड्रेस के अलावा कुछ और पहनने नहीं देती थी। उन्हें पता था कि ऐसा क्यों करना जरूरी है। एक दिन जब माँ मुझे गांव लेकर जाने वाली थी, मैंने जाने से इनकार कर दिया। वहां जाने पर अंकल आंटी मेरे शादी की बात छेड़ने वाले थे। अब मेरे घर में भी शादी का मुद्दा उठने लगा था, लेकिन मैं शादी के लिए तैयार नहीं थी। गांव जाना ना चाहने के बावजूद माँ ने कहा, मोनिका को अगर गांव नहीं जाना है तो उसे जबरदस्ती मत भेजो। तुम उसे कुछ दिन उसके दीदी के पास भेज दो। तब उन्होंने जीजू को फोन लगाया, जो तैयार थे मुझे ले जाने के लिए। अगले ही दिन मैं उनके साथ दीदी के शहर चली गई। बहुत दिनों बाद दीदी से मिल रही थी। फोन पर बातें होती थी, पर सामने मिलना कुछ और ही होता है। उनके घर पहुंचने पर मैंने दीदी को गले लगाया। हमारी मुलाकात हमेशा ही खास होती थी। दीदी मेरे लिए पानी लेने गईं। तभी जीजू मेरे पीछे आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ बाप को मैंने समझाया था कि तुम्हें यहाँ भेजें। तुम्हारी दीदी के लिए जो सारा प्यार है, क्या वह सिर्फ दीदी के लिए ही है? मैं हंस पड़ी और उन्हें गले लगाया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह गले लगाना मेरे लिए इतना भारी पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, चलो पहले आराम से बैठो, मैं तुम्हारा सामान लेकर आता हूँ। दीदी ने मुझे मेरी पसंद की मिठाई लाने के बारे में पूछा और मैंने मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे मेरे कमरे में जाने दिया। जब मैं कपड़ा चेंज कर अपने कमरे से बाहर निकली तो मेरे पैर में हल्की चोट लग गई। जीजू ने मुझे तुरंत अपने कंधे पर सहारा देकर बेड पर बिठा दिया और मेरे घुटनों तक बाम लगाने लगे। बाम लगाने में वे थोड़ा ज्यादा वक्त लगा रहे थे और उनकी बातों ने मुझे थोड़ा असहज कर दिया। मैंने कहा, जो हुआ वह भूल जाइए, मुझे ठीक लगेगा। जब मैंने दीदी को सब बताया तो उन्होंने मुझे लेकर चिंता जताई, लेकिन मैंने उन्हें ज्यादा चिंता न करने को कहा। हम खाने की मेज पर गए और जीजू उस दिन अपनी पत्नी के बजाय मेरे बगल में बैठने का बहाना ढूंढ रहे थे। उस दिन की घटना ने मुझे विचलित कर दिया और मैं खुद को संभालने में लग गई। खाने के बाद मैंने 2 घंटे की बढ़िया नींद ली। उस दिन रात को जब खाना खाकर मैं अपने कमरे में बैठी थी, जीजू ने मुझसे मेरे पैर के बारे में पूछा और फिर मुझे थैंक यू कहा। मैंने अचानक थैंक यू कहने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, तुमने मुझसे जो कहा था कि हमारी टक्कर तुम्हारी गलती थी। अगर तुमने दीदी को बताया होता कि मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई है तो वह मुझे अच्छे से डांटती। शायद तुम्हें अपनी दीदी का स्वभाव नहीं पता है। जीजू की बातों से यह समझ में आ रहा था कि शादी के बाद दीदी के स्वभाव में काफी बदलाव आया था। उनके बातों से डर और संकोच झलक रहा था। जीजू ने मुझसे कहा, अगर कुछ गलत भी हो जाए तो दीदी से कुछ मत कहना। मैंने उनकी बात मानकर सहमति दे दी। बातचीत के बाद वे कमरे से चले गए और मैं सो गई। अगले दिन मैंने देखा कि दीदी कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि घर में बैठ बैठ कर बोर हो गई थी। अब 15 दिनों से उन्होंने नया जॉब ज्वाइन किया था। दीदी ने कहा, अगर तुम्हें घर में अकेले बोर हो रहा हो तो मैं हाफ डे लेकर आ जाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हें बार बार ऑफिस से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, मैं घर में ठीक हूँ। मोबाइल और टीवी है, मुझे बोर नहीं लगेगा। दीदी ने मुझे समझाया, अगर घर में कोई समस्या हो तो मुझे फोन कर देना, लेकिन ध्यान रखना
जीजू को अकेले घर में मत बुलाना। मुझे समझ नहीं आया कि दीदी ने ऐसा क्यों कहा। धीरे धीरे मैंने देखा कि दीदी और जीजू के बीच मेरे सामने अच्छा व्यवहार होता है, लेकिन असल में उनके संबंधों में तनाव है। कुछ दिनों बाद जीजू ने मुझसे कॉलेज गैदरिंग के बारे में पूछा। मैंने बताया कि इस बार मैंने डांस में भाग नहीं लिया क्योंकि मेरा वजन ज्यादा है और मुझे इसमें कठिनाई होती है। जीजू ने एक अलग नज़र से मुझे देखा और कहा, तुम्हारी उम्र की इतनी भरी भरी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम बहुत सुंदर हो। उनकी बातों ने मुझे असहज कर दिया। कुछ देर बाद दीदी कमरे में आईं और जीजू को मेरे कमरे में ज्यादा समय बिताने से रोक दिया। जब वह उन्हें उनके कमरे में ले गई, तो कुछ समय बाद मैंने दीदी के कमरे से बहस की आवाजें सुनी। घर में उस समय दीदी, जीजू और मैं ही थे। बाहर खड़ी मैंने सुना कि जीजू कह रहे थे, मुझे तुम्हारी जैसी लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम में कोई आकर्षण नहीं है। तुमसे मुझे कुछ भी सुख नहीं मिलता। शाम को जीजू अक्सर मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाते या मेरे लिए कुछ न कुछ खरीद कर लाते। यह उनकी आदत सी बन गई थी। एक दिन दीदी और मैं रसोई में काम कर रहे थे, तो मैंने कैजुअली उनसे पूछा, अचानक नौकरी करने का ख्याल कैसे आया? दीदी ने बताया, घर पर बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए जॉब शुरू कर दिया। लेकिन उनकी बात खत्म होते होते दीदी गंभीर हो गई और बोली, तुझे बताना चाहती हूँ कि मैंने शादी के बाद तुझे घर आने का ज्यादा मौका क्यों नहीं दिया। वजह यह थी कि घर में सास ससुर नहीं है और मुझे यहाँ घर के पुरुष के लिए जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। मैं डरती थी कि कोई गड़बड़ न हो जाए। दीदी की बात मुझे चौंका रही थी, लेकिन मैं चुप रही। अगले दिन सुबह सुबह जीजू ने मुझसे कहा, तू तैयार है तो मेरे साथ कॉलेज चल। वहाँ तेरी हमउम्र लड़कियां हैं, तू उनसे मिलकर अच्छा फील करेगी। मैंने उनकी बात मान ली और उनके साथ कॉलेज गई। जीजू ने मुझे वहां लड़कियों की डांस प्रैक्टिस दिखाने ले गए। मैं नोटिस कर रही थी कि जीजू उनकी बातों के दौरान उन्हें टच कर रहे थे और उनकी ओर एक अलग नज़र से देख रहे थे। धीरे धीरे दीदी की बातें मुझे समझ आने लगी कि वह जीजू को मुझसे अकेले में रहने से रोकने के लिए क्यों सावधान रहती थी। कॉलेज से घर लौटते समय जीजू ने कार में बातें शुरू कर दी। उन्होंने कहा, देखा मेरी स्टूडेंट्स मुझसे कितनी आसानी से घुल मिल जाती हैं, पर जब मैं घर आता हूँ तो सब तनाव भरा हो जाता है। अगर तू भी दीदी की उम्र के करीब होती तो मैं तुझसे शादी कर लेता। तू बिल्कुल वैसी है जैसी पत्नी मैं चाहता था। जीजू की यह बात सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, क्या आप मेरी दीदी से खुश नहीं हैं? इस पर जीजू चुप हो गए। उनके चेहरे का रंग उतर गया। उनकी शादी को अभी सिर्फ 1 साल ही हुआ था, लेकिन उनके बीच पहले ही दूरी दिखने लगी थी। धीरे धीरे मैं महसूस कर रही थी कि जीजू मुझ पर अलग नज़र से ध्यान देने लगे हैं। जैसे पत्नी के साथ स्नेह से पेश आते, वैसे ही मेरे साथ व्यवहार करने लगे। यह मुझे असहज कर रहा था। दीदी ने हमेशा मुझे समझाया था कि उनसे दूरी बनाए रखूं। एक दिन दीदी ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आईं। मैं उनके घर आने की बात भूलकर अपने कमरे में थी। दीदी ने मुझसे चाय बनाने को कहा। जब मैं चाय लेकर बाहर आई तो जीजू ने मुझे रोका और बातें शुरू कर दी। उन्होंने कहा, मोनिका, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। फिर वह बोले, तू जब से यहाँ आई है मैं तुझसे अकेले में बात करना चाहता था, लेकिन दीदी की वजह से कभी मौका नहीं मिला। देख, तू अभी अपनी उम्र से बड़ी लगती है। तेरी कदकाठी बिल्कुल शादीशुदा महिलाओं जैसी है। और सच बता, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? क्योंकि आजकल तेरी उम्र की लड़कियां इतनी आकर्षक नहीं होती। मुझे तो यकीन है कि तेरा जरूर कोई है। मैंने उनकी इस बात को टालते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। फिर जीजू ने एक और चौंकाने वाली बात कही, अगर ऐसा नहीं है तो तू जानबूझकर ऐसे कपड़े क्यों पहनती है कि मैं तुझे बार बार देखूं? मैंने उनसे पूछा, मैंने ऐसे कपड़े कब पहने जो आपको गलतफहमी हो रही है?
मैं हमेशा घर के सामान्य कपड़े ही पहनती हूँ। उनकी बातों पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है, तो मैं कल ही अपने घर वापस चली जाती हूँ। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोले, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम अब अपनी उम्र से बड़ी दिखने लगी हो। उनकी बातें सुनकर मैं बार बार असहज महसूस कर रही थी। उनके बोलने का तरीका और उनकी नजरें सब कुछ अलग ही अर्थ दे रहे थे। उस दिन मैंने समझ लिया कि उनके इरादे अच्छे नहीं थे। मैं तुरंत घर से बाहर निकल गई और दीदी के घर आने तक पास में रहने वाली एक पड़ोसी के घर चली गई। पड़ोसन ने कहा, तुम अब बड़ी हो गई हो। दीदी के यहाँ आना शायद सही निर्णय नहीं था। अब जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हारी दीदी और जीजू के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। उनके रिश्ते में सब ठीक नहीं है। उसकी ये बातें सुनकर मैं और डर गई। उस दिन दीदी देर रात तक घर आने वाली थी। शाम के 7 बजे पड़ोसी ने कहा कि अब वह और नहीं रोक सकती, तो मजबूरी में मैं वापस दीदी के घर चली गई। जब घर पहुंची तो दीदी ने फोन नहीं उठाया, बल्कि एक संदेश भेजा, आज मुझे घर आने में देर होगी, तुम घर में रहकर आराम करो। उस दौरान घर में जीजू मौजूद थे। मैंने किचन में खुद के लिए हल्दी का दूध बनाने का सोचा। उन्होंने मुझसे उनके लिए भी दूध लाने को कहा। मैं कप लेने के दौरान ध्यान से देख रही थी कि वह कप टेढ़ा कर मेरे ऊपर दूध गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगा कि यह जानबूझकर किया गया है। मैंने तुरंत अपने कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे का रुख किया। कमरे में गए मुझे कुछ ही मिनट हुए थे कि जीजू वहां घुस आए। मैंने दरवाजा अंदर से लॉक किया था, लेकिन वह बाहर से कुंडी खोलकर अंदर आ गए। मैं अपनी शर्ट के बटन लगा रही थी और उन्होंने मुझे पूरी तरह कपड़े पहनने का समय भी नहीं दिया। वह मेरे करीब आ गए और चुपचाप खड़े मुझे घूरते रहे। मैंने खुद को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कमरे से बाहर हॉल की तरफ ले जाने लगे। मुझे डर लग रहा था। उनके व्यवहार में अजीब बदलाव था। वह मुझे हॉल की खिड़की के पास ले गए और कहने लगे, देखो, बाहर सब तुम्हें देख सकते हैं। तुम्हारी वजह से मैं अब खतरे में हूँ। उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी हरकतें मेरी असहजता बढ़ा रही थी। उन्होंने मुझे कमर से पकड़ रखा था और अपनी बातों से मुझे और उलझा रहे थे। तभी दीदी घर आ गई। उन्होंने जीजू को मेरी कमर पकड़े देखा और तुरंत चिल्लाईं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को ऐसे छूने की? तुम्हें शर्म भी नहीं आई? जीजू सफाई देते हुए बोले, मैं कोई बुरी नजर वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो समय पर घर आता हूँ। लेकिन तुम रात भर दूसरे पुरुषों के साथ बाहर रहती हो। उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। दीदी के सामने सारा सच आने के बाद उनका गुस्सा जायज था, लेकिन जीजू की बातें साफ बता रही थी कि वह अपनी हरकतें छिपाने के लिए दीदी को ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। मोनिका, तुमने देखा ही होगा कि तुम्हारी बहन कैसी है। सच कहूँ तो उससे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की। यह सुनते ही दीदी बोली, मैं मोनिका के सामने कभी आपसे बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब आपने हद पार कर दी है। शक करने की भी एक सीमा होती है। घर से बाहर जाने की बात आती है तो आप हर किसी पर शक करते हैं, भाजी वाले से लेकर मेरे सहकर्मियों तक। आप मुझे चैन से जीने ही नहीं देते। मुझ पर शक करना तो ठीक है, लेकिन आज आप मेरी बहन पर भी शक करने लगे। यही वजह है कि मैं उसे यहाँ आने देना नहीं चाहती थी। मैं उसे आप जैसे आदमी से दूर रखना चाहती थी। जो इंसान आज मुझे घर छोड़ने आया था, वह मेरे पिताजी की उम्र का है। वह हमारे ऑफिस का चपरासी है। उसने मुझे केवल सुरक्षित घर तक पहुंचाने के लिए साथ दिया था क्योंकि काम के चलते देर हो गई थी। लेकिन आपने बिना सोचे समझे एक बाप समान व्यक्ति के साथ मेरे चरित्र पर उंगली उठा दी। अब बस बहुत हो गया। मैंने सोचा था कि आपके साथ सही व्यवहार करके शायद आप सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं। आपके शक करने की आदत तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दीदी की बात सुनकर मुझे समझ आया कि जीजू का स्वभाव ही ऐसा है।
उनके इसी शक करने के स्वभाव के कारण दीदी मुझे वहां आने देना नहीं चाहती थी। वह भी जीजू को सबक सिखाने के लिए उनके जैसे ही शक भरा व्यवहार करने लगी थी। लेकिन इससे कुछ भी असर नहीं हुआ। जीजू का शक और बढ़ गया था। आखिरकार दीदी ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा, अब मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती। मैं न तो तुम्हारे परिवार को खुश रख सकती हूँ और न ही तुम्हारे शक भरे स्वभाव को सह सकती हूँ। यहाँ तक कि आस पड़ोस के लोग भी तुम्हें गलत समझते हैं, क्योंकि तुम्हारी नजरें हर औरत पर संदेह से भरी होती हैं। यह सब सुनकर जीजू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने दीदी को रोका और कहा, मुझे माफ कर दो। मुझे अपने स्वभाव का अंदाजा ही नहीं था। मेरी माँ भी मेरे इसी स्वभाव के कारण मुझे छोड़कर अपनी बेटी के पास चली गई। लेकिन तुम तो मेरी पत्नी हो। तुमने मुझे बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं अपनी आदत सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा। बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। जीजू ने दीदी से माफी मांगी और दीदी ने उन्हें माफ कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझसे भी माफी मांगी कि मुझ पर बिना वजह शक किया। मैंने भी उन्हें माफ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना बिल्कुल नहीं है। बस आप सबको जागरूक और सचेत करना है। समाज में ऐसी घटनाएं से आप सतर्क रहें और दूसरों को भी सतर्क करें। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद।